लड़ाई होनी चाहिए, पूरा लाहौर चलना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए, बदला चाहिए। कहाँ तक हम लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे? समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल प्यार। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर की यह कविता अपने आप में सब कुछ कह जाती है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। यह अपने आप में एक ऐसी भावना है जो आज देश भर में है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एक अंतिम और आखिरी लड़ाई की मांग पूरा देश कर रहा है। और आज न्यूज नेशन आपके सामने उन लोगों को लेकर आ रहा है जो इस देश में इस आखिरी लड़ाई को अंजाम देने के लिए अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। हाँ, आपको मिलवा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी से, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान से, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, कर्नल टीपी त्यागी जी, शिव शंकर मुखर्जी जी और अचल मल्होत्रा जी। आप सबका स्वागत है। आज हमारे देश में ऐसा लगता है हर कोई बस यही कह रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, कि लड़ाई होनी चाहिए। किस तरीके से आज आतंकवाद को हम खत्म कर सकते हैं? बतौर जनरल अगर यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती तो आपका पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले जरूरी है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है इसका बदला लिया जाएगा, और इस बार ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने देखा है कि किस प्रकार साउथ कश्मीर के अंदर में जिस जेईएम टेररिस्ट ने, जिस चीफ ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर जो जेईएम का था और उसके जो साथी थे, उसको किस प्रकार एलिमिनेट किया। अभी तो शुरुआत हुई है जी। इनफैक्ट जो टारगेट है वो वहां से लेकर पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर तक जाता है। ये जो लड़ाई है टेररिज्म की, ये जो पाकिस्तान आर्मी ने चूज किया है टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजिक टूल बनाकर, इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये जो पूरा युद्ध है, ये जो पूरा प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म का युद्ध है, इसका जो टारगेट है वो है पाकिस्तान आर्मी, टारगेट है आईएसआई, टारगेट है वो टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान में है, टारगेट है जो टेररिस्ट ग्रुप जो कश्मीर में है, उनका जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उनको मदद करते हैं, वो टारगेट है। उनको सबको खत्म करने के बाद में ये लड़ाई खत्म होगी। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि फौज को खुली छूट दी गई है। क्या समय, क्या जगह, कब करना है, यह फौज तय करेगी। अगर यही आपके पास होता तो आप क्या करते? देखिए, लड़ाई का फैसला तलवारें और तोपें नहीं करती, उनको चलाने वाले करते हैं। ये निर्णय पॉलिटिकल रहेगा, फौज तो उसको अमल में लाएगी। हमने अपने आप से एक सवाल पूछना है कि जो मौजूदा स्थिति है क्या वो हमें मंजूर है कि एक पड़ोसी देश जो हमारी एक फ्रैक्शन है, उसका साइज और उसकी पॉपुलेशन हर तीसरे दिन आके हमारे सैनिकों को मार जाता है, आतंकवाद का सहारा लेके बार बार हमला करता है जी। चेतावनी बार बार दे चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगर ये मंजूर नहीं है, जो मेरा मानना मंजूर नहीं होनी चाहिए जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा। पाकिस्तान अलग थलग है, 48 देशों ने हमारे साथ सहयोग जाहिर किया है। अमेरिका ने तो कहा कि आपको हक है अपने सेल्फ डिफेंस में करें। इजराइल ने पूरी मदद सपोर्ट के लिए कहा है जी। ये परफेक्शन तो कभी नहीं होगी कि हमारी ये कमी है, वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन इससे अच्छा मौका, उनकी इकोनॉमी एक टांग पर चल रही है, इससे अच्छा मौका पाकिस्तान की सेना को, जहाँ से ये सारा गड़बड़ चलती है, ये संकेत देने का कि हम अगली बार यहाँ नहीं रुकेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया, इस पर यह कहा जाता है कि अगर हम इस तरह की कोई भी गतिविधि करते हैं तो पाकिस्तान तैयार बैठा है, और पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल पर, जो कि न्यूज़ नेशन कई बार दिखा चुका है, इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से हिमाकत भी हुई तो परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में युद्ध को बिना युद्ध की शक्ल लिए हुए हम कैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर सकते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है जी, ये टेररिस्ट हमला, ये सीआरपीएफ कॉन्वे पे नहीं हुआ, सीआरपीएफ पे नहीं हुआ, देश पे हमला हुआ है। तो इसका जवाब ही देश को देना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में हमेशा ये बोला है कि हम न्यूक्लियर नेशन हैं,
न्यूक्लियर रिटोरिक है, और उसकी आड़ में ये टेरर फैला जाते हैं। ये कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, कोयम्बतूर में हुआ, पूना में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, तो पूरे देश भर में इन्होंने टेररिस्ट फैला रखा है। इनकी स्टेट पॉलिसी है, ये आर्मी की, उनके पाकिस्तान आर्मी की स्टेट पॉलिसी है। अगर वो कहते हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन, ये तो कोई नई बात तो नहीं है, वो करें। हम बहुत बड़ा देश है, हमारे पे ऐसा नहीं कर सकते। हम एक पीसफुल देश है, हम एक रिजन देश है, रिस्पॉन्सिबल पावर है, ग्लोबल लीडर हैं, लेकिन हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो देखने पड़ेंगे। उनकी इकॉनमी बिल्कुल, मतलब मैं तो ये भी बोलूं, एक टांग पे खड़ी, उनकी इकॉनमी की हालत ही बिल्कुल खराब है जी। वो मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है मोबिलाइज कर सके। वो रिटेलिएट तो दूर की बात है, एस्केलेशन तो दूर की बात है, लेकिन हम आपस में ये सोचते हैं कि अगर एस्केलेट हो जाएगा तो एस्केलेट होना दो तरफी होता है, एक हम एस्केलेट करेंगे, एक वो एस्केलेट करेंगे। तो हमें एक्शन लेना चाहिए उनको हमेशा के लिए रोकने के लिए। उसके बाद देखना चाहिए कैसे होता है, आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री ऑप्शन ही नहीं, उसका तो बड़े सारे ऑप्शन है। पूरे 48 कंट्रीज हमारे साथ हैं, 38 कंट्रीज हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। सब पूरी दुनिया को आज इंडिया, पूरी दुनिया को नजर इंडिया पर है। इंडिया मतलब यानी हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बख्शी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर, ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ वॉर कैसे एस्केलेट किया जा सकता है? क्योंकि जिस दिन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम बात कर रहे थे, आपने कहा था लेट्स गो एंड हैव अ ब्लडी वॉर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वॉर का कॉस्ट कैसे हम एस्केलेट कर सकते हैं? किस तरीके से पाकिस्तान को ये समझा दें कि अगर तुमने दोबारा आंख उठाई तो फिर तुम्हारी आंखें हम निकाल लेंगे? पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जो उसे समझ आती है जी। बात उस दिन इमरान खान साहब कह रहे थे कि इंसान जंग शुरू करते हैं, वो खत्म कैसे होगी अल्लाह ताला ही जानते हैं। ये जंग आपने शुरू की है। 13 फरवरी को इन्होंने ईरान पे हमला किया और उसके 27 सिपाही मारे, 20 घायल किए। 14 फरवरी को इन्होंने पुलवामा में हमला किया और हमारे 40 जवान शहीद किए। दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये युद्ध उन्होंने छेड़ दिया है साहब, और ये हम थूका नहीं चाटा जा सकता, थूका चाटा नहीं जा सकता। यू विल हैव टू रिटेलिएट। वो कह रहे थे, इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे जी। बड़ी अच्छी बात है, अगर वो रिटेलिएट करेंगे, वो हमको जस्टिफिकेशन देंगे इसको एस्केलेट करने की, उस दर्जे तक कि पाकिस्तान को वाकई ही दर्द हो। इसकी इकोनॉमी $7 बिलियन रह गए हैं इसके पास, जो कि 2 महीने का इंपोर्ट बिल है जी। 2 महीने से ज्यादा ये सरकार टिक नहीं सकती। अगर ये लड़ाई का चाहते थे, इससे अच्छा टाइम ये नहीं चुन सकते थे मरने के लिए। अब साहब ये बहुत हो गया, बात केवल 40 या 45 कैजुअल्टीज की नहीं है जी। बात है साहब, पिछले 30 साल से 80,000 हमारे नागरिक शहीद किए हैं पाकिस्तान ने, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और ये जो बम फोड़ रहे हैं सारे देशों में, उसमें 15,000, 80,000 की शहादत हो चुकी है साहब। अब नहीं हिंदुस्तान पलटवार करेगा तो कब करेगा? मैं सरकार को बोलूंगा, छोड़िए ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी चैं कर रहे हैं, दायित्व रिटेलिएशन का आपके ऊपर है। पूरे देश की आंखें आज हमारी सरकार, हमारी सशस्त्र, इसमें कोई शक नहीं है बख्शी जी कि आज पूरे देश की आंखें भारत सरकार पर लगी हैं कि भारत सरकार क्या ठोस फैसले लेती है जी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान टू अ लेवल दैट दिस स्टॉप्स, दिस तमाशा स्टॉप्स। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, अब मैं समझना चाहता हूं आपसे, किस तरीके से आज भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या अपने दूतावास को वहां रखना चाहिए? क्या हमें अपने उच्चायोग को वहां रखना चाहिए? क्या अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखें? क्या हम पूरे तरीके से पाकिस्तान का बॉयकॉट ना करें? हम मैच खेलने की बात भी कर रहे हैं जून के महीने में पाकिस्तान के साथ, क्या ये होना चाहिए? इस तरह की बातें जब होती रहेंगी तो हम कैसे पाकिस्तान को कहेंगे कि हम एक्ट ऑफ वॉर का जवाब एक लड़ाई के जरिए दे रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आयोजित प्रायोजित स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, उसके खिलाफ हम जो वॉर है कई फ्रंट्स पे एक साथ लड़ रहे हैं। तो लड़ाई में करना क्या है? पाकिस्तान को हर तरीके से घेरना है, उसको आर्थिक नाकाबंदी करनी है, उसको कमज़ोर बनाना है, उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है। आज इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे साथ है, काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि जब जो वर्ड्स को एक्शंस में ट्रांसलेट करने की बात आती है, तो हर देश अपनी
पहले अपनी प्रायोरिटीज को सामने रख के करता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारी जो समस्या है वो इंडिया सेंट्रिक आतंकवाद को लेके है, जैसे मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके है। अब इवन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस अगर हमें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते, जैसे मोहम्मद को टारगेट नहीं करते, तो इसका हमारे लिए जो है एक लिमिटेड सा बेनिफिट मिलता है। अंत में ये लड़ाई हमारी है, हमने ही लड़नी है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल सपोर्ट और सिंपैथी हमारे साथ है, तो ये इस बात को एक बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना देती है कि आज की तारीख में अगर हम कोई सख्त से सख्त कदम ले लेंगे तो ना तो हमारी निंदा होगी, ना हम पे सैंक्शंस लगेंगी, बल्कि पूरी दुनिया हमारे साथ रहेगी। आपने कहा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्नैप करने चाहिए या नहीं चाहिए, ये इस तरह की प्रोसेसेस में जो एक्सट्रीम स्टेप्स आ जाते हैं, अब आप इस पे डिबेट हो सकती है कि हद पे हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, इज इनफ और नॉट येट। तो ये एक थोड़ी बहुत खिड़की खुली रखनी चाहिए। स्नैप भले ही नहीं करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है भारत सरकार सही समय पे सही डिसीजन लेगी। हो सकता है हम अपना एम्बेसी वहां बंद नहीं करें, हम अपना एम्बेसडर बुला लें, हो सकता है उसको डाउनग्रेड कर दे, तो वो स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कोई ना कोई डिसीजन लेगा। बट फिलहाल हमने जैसे फाटा है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां हम उन्हें ग्रे लिस्ट तक ले आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है हम उन्हें ब्लैक लिस्ट में ले जाए, ताकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इन सब। तो आज की तारीख में अब इतने सीनियर फौजी ऑफिसर है, वो बता सकते हैं कि वॉर होनी चाहिए या नहीं। मैं तो कहूंगा शायद ऑल आउट वॉर पॉसिबल नहीं है, बट ऑल आउट वॉर को छोड़ के हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की कमर तोड़ दें, और वो उस दिशा में काम हो रहा है। ये मैं अपने फौजी भाइयों को एश्योर करना चाहता हूँ। शिवशंकर जी, अब बुनियादी सवाल ही है, सर्जिकल स्ट्राइक आमतौर पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के तौर पर होता है। मेरे साथ आप जो सारे फौजी जनरल्स हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारे पास ऑप्शंस थोड़े दूसरे तरीके के हैं। क्या आज हम इस स्थिति में हैं? क्या भारत की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत आज है कि हम ये करेंगे? जैसे कि बख्शी जी कह रहे थे, नॉट टेकिंग एन एक्शन इज नॉट एन ऑप्शन। तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए, नॉट टेकिंग एनी एक्शन इज नॉट एन ऑप्शन, ये तो बिल्कुल सही है जी। इसमें तो कोई डिबेट की संभावना है ही नहीं। 4 युद्ध के बाद 48, 65, 71, 99 और उसके बाद 89, 90 के बाद नॉन स्टॉप पॉलिसी ऑफ डेथ बाय 1000 कट्स और जो टेररिज्म के जरिए हम पे हमले हो रहे हैं जी। एक ही लफ्ज में अगर बोला जाए तो सभी का ये ओपिनियन है कि बहुत हो गया जी। इसलिए आपने पूछा कि क्या ऑप्शंस हैं। पहले जो ऑप्शंस थे वही ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ मुंबई, पठानकोट, यूरी और कितने और अटैक्स नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेसिकली अगर रेटोरिक वगैरह को छोड़ दें तो क्या जवाब मिला था? एक सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2 लफ्ज मैंने सुने अपने लीडरशिप से, हम सब ने सुने, बिफिटिंग रिप्लाई और मुंह तोड़ जवाब, डिपेंडिंग ऑन विच चैनल इट वाज ऑन। दिस हैज टू गो टू एक्चुअल बिफिटिंग रिप्लाई एंड एक्चुअल मुंह तोड़ जवाब। और ऑप्शंस आपने सुना अपनी कथनी और करनी को एक साथ, लेकिन इसमें बस आखिर में आपने बोला था सबको ब्रीफ होना चाहिए। आखिर में इनके जो ऑप्शंस हैं उनके 1-2 लिमिटेशंस बता दूं। उसमें आई एम श्योर हमारी सरकार बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमारे क्या कहते हैं, इनको अपने फैक्टर इन करेंगे। नंबर 1, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ये समझ लें कि कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ देगा या पाकिस्तान पे सैंक्शंस करेगा हमारे कहने पे जी। हम जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, इस समय दुनिया में कोई देश नहीं है जो ये नहीं जानता कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। वो काम हो चुका है, उसको हम फिर से दृढ़ता से सबके सामने रखेंगे, रखना चाहिए। लेकिन इसलिए हम ये कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कि जैसे आंचल ने बोला, जब हम कुछ करें, जब ये बिफिटिंग रिप्लाई हम दें, तब दुनिया को पता हो कि किस लिए हम दे रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कोई उंगली ना उठाए जी। ये तो हो गया डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का काम। दूसरा जो मिलिट्री ऑप्शन है, हमारे जनरल्स, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, हमारे जनरल्स सर्विंग जनरल्स हैं, पूरी प्रोफेशनल आर्मी है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो तय करेंगे क्या करना है और कब करना है, और ये डिसीजन उन पे छोड़ देना चाहिए जी।
कर्नल त्यागी, क्या करना है? जस्ट वन मोर थिंग जी, साथ साथ किसी ने इसका जिक्र ना किया, मैं जिक्र कर रहा हूं जी, इतना ना भूलें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहना चाहिए कि कश्मीर में जो हमारा मसला है, ये टेररिज्म का जो मसला है जो हम फेस कर रहे हैं, इसके दो डायमेंशंस हैं। एक एक्सटर्नल है, वो है पाकिस्तान, दूसरा इंटर्नल है, जो एक प्रॉब्लम है, उसको भी साथ साथ एड्रेस करना पड़ेगा। चाहिए। लेकिन कर्नल त्यागी, बिफिटिंग रिप्लाई, हम ये शब्द बहुत सुनते रहे हैं, जैसा कि अभी साहब ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मुंह तोड़ जवाब का इंतजार हिंदुस्तान कब तक करेगा? आप जैसा फौजी क्या कहता है? जी, मैं इनकी इंटरनल रिप्लाई वाली बात से सहमत हूँ। देखिए सर, मिलिट्री ऑप्शन पहले नहीं थे क्या? इससे पहले जब आतंकी हमले होते थे तो क्या हम उनका मिलिट्री ऑप्शन के हिसाब से जवाब नहीं देते थे? अगर मिलिट्री ऑप्शन से समस्या हल होनी होती तो आज तक हो गई होती। आज की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो परिवर्तन है इंटरनल ऑप्शन। और अगर ये इंटरनल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये जितने जवान मेरे सामने बैठे हैं आज सरहद के ऊपर, चाहे उसको ये मालूम ना हो कि कल का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके हाथ में एक मोबाइल है, और उस मोबाइल से उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अब कल्पना कीजिए कि वो ये सुने कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पीओके आपके बाप का है। ये पत्थर मारने वाले ये तो बहुत इंटेलिजेंट और बढ़िया बच्चे हैं, और हिंदुस्तान की जो सेना है वो आतंकियों को कम और नागरिकों को ज्यादा मारती है। इस किस्म के काम और देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों का समर्थन करने जो जाते हैं ये देशद्रोही हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 हैं। मैं कहता हूं इनमें से 1 या 2 के खिलाफ एग्जाम्पलरी एक्शन ले लिया जाए। 15 दिन में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद में चूंकि आतंकवादी जो हैं ये सस्ते हैं सिपाही के मुकाबले, 10 मारोगे 10 और पैदा हो जाएंगे, आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के स्लीपिंग सेल हैं, और जो स्लीपिंग सेल हैं वो उनके हिमायती राजनीतिक नेता हैं। कल्पना कीजिए कि एक कार है, उसमें 250 केजी एक्सप्लोसिव है, डेटोनेटर है, एक्सप्लोडर डायनोमो है, कॉर्टेक्स है। कहां से आए? ये यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों ने मुहैया कराए होंगे ना। एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क कैसे टूटे जब तक उनके राजनीतिक नेताओं को उनमें से 2-4 के खिलाफ एक्शन न लिया जाए। तो ये कहना इन नेताओं को क्या किया जाना चाहिए? कल साहब इनका क्या किया जाना चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, और इस बात को लेकर हम लगातार, कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे नेता जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, जो सरकारी सुरक्षा लेते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इनके खिलाफ सर देशद्रोह का मुकदमा कम से कम 24 घंटे में करें, और कह दें कि आज के बाद अगर किसी व्यक्ति ने सेना या देश की सुरक्षा के खिलाफ आवाज उठाई तो बगैर किसी चूक के उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। और ये कहना कि साहब मसूद अजहर उसको आतंकी घोषित कर दिया जाए, बेकार की चीजों में एनर्जी खराब करने, क्यों हाफिज सईद को नहीं किया गया था? क्या उसने आतंकी गतिविधि करने छोड़ दी? ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी देश को बचाने में ये है कि जो इंटरनल गद्दार बैठे हैं, जो जयचंद है, टोटल 100% एनर्जी इसके ऊपर लगनी चाहिए। जब देश ये कहने लगे कि आतंकवाद को शेष करना पड़ेगा, आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोगों को खत्म करना पड़ेगा, तो फिर देश की भावना वैसी ही निकलती है जैसे दिनकर ने कहा था। उन्होंने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी कोई व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। आइए आईटीबीपी के जवानों से कुछ पूछते हैं। आप बताइए साहब, आइए उठकर बताइए, क्या है आपका जज्बा, क्या करना चाहिए आज? पहले तो सर मैं अपने जो अभी शहीद हुए हमारे जवान उनको नमन करना चाहूँगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये टेररिज्म ग्रुप हमारे फौजी शहीदी भाइयों पर जो हमला किया हुआ है, ये कायरपूर्ण हमला है। क्यों? जो कायर होते हैं वो हमेशा पीठ पीछे ही हमला करते हैं जी, और जो हमारे देश के वीर जवान है वह उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिन रात तत्पर हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, आज हुक्म मिले तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल तैयार है। क्यों? ये जो कायरपूर्ण हमला किया हुआ है इसकी जवाब देने के लिए बिल्कुल हमारे अंदर बहुत जोश है और आग लगी हुई है कि अभी इसका जवाब दिया जाए। तो हाउस द जोश, क्या बात है। ये है देश और ये है हमारे जवान। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे? सर ये हमारे, आइए उठ के खड़े हुए। हाँ बताइए सर, ये हमारे आज के जवान हैं। आगे चल के सर हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं सर, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आज जो परिस्थितियां हैं
उसे देखकर आपको क्या लगता है, क्या आपका खून खौलता है? यस सर, बहुत ऐसा लगता, बहुत गुस्सा आता है सर। हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों से कुछ लगे कि हमारे अंदर भी बहुत जोश है, मतलब बहुत जोश है। यस सर। एक बार फूल पूछा जाए, हाउस द जोश, हाउस द जोश। क्या बात है, ये है देश का जज्बा और ये है हमारी फौज। लेकिन आज एक बार फिर हम अपने तमाम विशेषज्ञों से समझना चाहें, जनरल कादयान, लड़ाई हम पाकिस्तान लेकर जाएं, कैसे लेके जा सकते हैं? हम एक बार लाहौर तो पहुंचे थे, क्या एक बार फिर दोबारा लाहौर पहुंचने की तैयारी कर सकते हैं? लाहौर तो हम पहले भी पहुंचे हुए हैं, वापस आ गए थे जी, फिर भी पहुंच सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है आतंकवाद तो हमारी समस्या का नतीजा है, कॉज इसका पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की लगाम उनके हाथ में है। जब तक हम उनके दांत ढीले नहीं कर पाएंगे ये समस्या चलती रहेगी। एक बार वो काबू आ गए, आतंकवाद अपने आप काबू आ जाएगा जी, क्योंकि चलते ही वहां से हैं, वही इनको भेजते हैं। बिल्कुल, तो निर्णय वो लेना है और हमारी टारगेट पाकिस्तान की आर्मी होनी चाहिए। आतंकवाद बाद में अपने आप हल हो जाएगा, सोर्स वो है, स्रोत को रोको। पाकिस्तान की आर्मी। जनरल गुरमीत सिंह जी, ऐसा माना जा रहा है कि जनरल बाजवा का टर्म बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है और ये जो आतंकी हमला किया गया है हिंदुस्तान पर, ऐसा पाकिस्तान के हलकों में ये चर्चा है कि दरअसल जनरल बाजवा चाहते हैं कि उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान एग्रेसिव मूड में होगा तो पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष को कोई छुएगा नहीं। इस तरह की टैक्टिक इस्तेमाल अगर पाकिस्तान की सेना करती है तो इसका क्या जवाब हो सकता है हिंदुस्तान की तरफ से? जवाब सीधा है, हमको एक्शन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान आर्मी की सोच, उसकी आईएसए की सोच, उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप ने पनाह लिया है उनकी सोच। हमारा टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने जिहाद को, जिन्होंने फंडामेंटलिज्म को, जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म को पनपा है। इसके लिए चाहिए कि हम अपनी सोच बदलें। हम लोग रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमारे को एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। वीक डिसीजन लेने का टाइम गया। क्या हार्ड डिसीजन हो सकता है? हार्ड डिसीजन है क्योंकि ये शब्द मैं बहुत सुन रहा हूं, हार्ड डिसीजन क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इनफैक्ट ये जोश से बढ़कर जरूरी है होश, और होश से बढ़कर है आपकी प्लानिंग और एक्शन। ये जो एक्शन है जो आप पूछ रहे हैं, क्या एक्शन हो सकता है जी? मेरे ख्याल से जब तक ये एक्शन का जो कार्रवाई है और उसकी जो गूंज है और उसके जो रिजल्ट है, जब तक ये पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान बैठे हैं, जब तक वहां तक गूंज नहीं जाएगी, जहां तक वहां एक्शन नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ऐसे बोलूंगा, ये जो पूरा युद्ध है टेररिज्म के खिलाफ, ये पूरा ऑल स्पेक्ट्रम का युद्ध है। अगर आप रेंज देखिए कि क्या करना चाहिए रेंज में, चाहे वो कोवर्ट एक्शन है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर का है, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज और स्किल हैं, चाहे वो एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, चाहे वो लॉन्ग रेंज आरटी का, चाहे वो मिसाइल का, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स का हो, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि हर एक का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक ज्वाइंटेड अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जरूरत है रिजल्ट की। इस वक्त कहानी बातों की नहीं है, बातों से पार हो गई ये बात। जो लाइज, जो झूठ, जो उनका प्रोपेगेंडा, जो उनको डिनाबिलिटी है, उसका टाइम गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी समय है एक्शन का। अब यही सवाल जनरल भाटिया मैं आपसे समझना चाहता हूं। पाकिस्तान ने 1999 में करगिल पर घात लगाकर हम पर हमला किया था। 4-5 महीने की या 6 महीने की उनकी प्लानिंग थी और हमें करीब 1 महीने उनसे मुंहतोड़ मुकाबला कर अपनी जमीन हथियानी पड़ी। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? एक लिमिटेड वॉर की सोच क्या हमारी नहीं हो सकती? पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तानी हिम्मत ना हो हमारे पे टेररिस्ट अटैक करने की, हमारे देश में टेररिज्म फैलाने की, उसके लिए हमें एक बारी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसको पता लगे हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते। अभी तक वो क्या करते आए हैं? पिछले 30 साल में परपेचुटी में इम्प्यूनिटी से वो टेररिस्ट हमला करते हैं हमारे ऊपर। एक सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़कर हमने कभी उसका जवाब देने की कोशिश नहीं हमने करा। डिप्लोमेटिक करा है, लेकिन डिप्लोमेटिक जैसे बताया, बिल्कुल ठीक बताया, हर नेशन का अपने इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट से चलेगा। अगर आप सोचते हैं आप उसको आइसोलेट कर पाएंगे, मुझे तो मुश्किल लगता है। आप आइसोलेट डिप्लोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन वो एक समय के लिए, बहुत एक सीमित परिधि है, एक समय के लिए। तो हमें ये मिलिट्री ऑप्शन, डिप्लोमेटिक ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑप्शन सब मिला के चलना पड़ेगा। हमें एक पाकिस्तान स्ट्रेटजी चाहिए, उस स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा। अभी जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक प्रॉक्सी खड़ा कर रखा है जो इमरान खान ने। बिल्कुल जी, प्रॉक्सी खड़ा कर रखा है, लेकिन हमें टारगेट करना पड़ेगा जो असली पावर सेंटर है। असली पावर सेंटर आर्मी है और आर्मी को
महंगाई करनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, और ये हम कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है हमारे पास। मैं लिमिटेड वॉर की बात नहीं कर रहा, वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बहुत सारे ऑप्शन है, उस ऑप्शन को अगर तरीके से लेके चलें तो पाकिस्तान बहुत छोटा देश है हमारे सामने, हमारी बहुत ताकत है, वो कहाँ जाएगा। जनरल बख्शी, आपने कई बार कहा कि हम 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक फौज को खड़ी रखने में, और उसे खड़ी रखने का क्या फायदा है। अगर आज भारतीय सेना की कमान आपके हाथ में होती और आपसे कहा जाता कि कूच करो, तो आप क्या करते? मैं कूच करता। देखिए साहब, मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजिक तौर पे अब समय आ गया है, डेटरेंस फेल हो चुकी है। डिटर करना मतलब किसी को कोई एक्शन लेने से रोकना, ठीक है, वो हम फेल हो चुके हैं। 30 साल तक हमारे लोगों को मार खानी पड़ी है, 80,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं। अब समय है कंपेलेंस का। मेन टारगेट पाकिस्तान की फौज, ISI कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान की सिविल जो सरकार है वो कठपुतली सरकार है। इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके आका हैं जनरल बाजवा। जनरल बाजवा और उनके कोर कमांडरों को हमको टारगेट करना चाहिए। ये लोग, पाकिस्तान की फौज सारे फसाद की जड़ है। सरकार को मैं फिर कहता हूं, नॉट डूइंग एनीथिंग इज नॉट एन ऑप्शन। आप प्लीज ये ऑपोजिशन की चिल्लकाओं से अपना रिजॉल्व वीकन मत करें, डाइल्यूट मत करें। गो फॉर इट। और कैसे, कब, कहां करना है, जिसके ऊपर कंधों पे जिम्मेवारी है आज, मैं उसके कंधों पे छोड़ता हूं। हमारे 3 सर्विस चीफ्स, हमारी फौज, सशस्त्र सेनाओं की इज्जत, हमारे देश की इज्जत आपके हाथ में है। बिल्कुल। एंड हमें पूरा यकीन है यू विल डू जस्टिस बाय द होप्स ऑफ द कंट्री दैट द कंट्री हैज रिपोज्ड इन यू। हम भी यही उम्मीद करते हैं। अब अचल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि हम एक ऐसी परिस्थिति निर्मित करते हैं जिसमें कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हैवी कॉस्ट हम इम्पोज करते हैं। जिस तरह से परमाणु बम का विस्फोट कर हमने पूरे दुनिया में अपनी छवि बचाई, क्या कूटनीतिक स्तर पर हम ऐसा करने के लिए आज तैयार हैं? क्या हमारी ये क्षमता है? वॉर एक अलग चीज़ है, आज आपने शुरू करी, इमीडिएटली आपको नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे जी। लेकिन डिप्लोमेसी है ये, इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। तो आप ये कहें कि एक डिप्लोमेटिक स्टेप से आप कोई बहुत बड़ा धमाका कर देंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। हो क्या रहा है इस समय अजय जी, देयर इज ए ब्रॉड नेशनल कंसेंसस कि वो समय आ गया है कि हमें एक कड़े से कड़ा एक्शन लेना है जी। समस्या ये है कि वो कड़े से कड़े एक्शन को हम शब्दों में डिफाइन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। जब बात यहाँ आती है कि क्या ऑल आउट वार छेड़ देनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ हमारे शब्द आगे रुक जाते हैं। तो अगर कंसेंसस ये नहीं है कि ऑल आउट वॉर के लिए जाया जाए, तो बचता कंसेंसस यही है कि पाकिस्तान के हर वल्नरेबल पॉइंट को टारगेट किया जाए जी। जैसे हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने बताया कि आर्मी एक टारगेट है, और इंसिडेंटली आर्मी जो है इज इन द बिजनेस ऑफ ऑल बिजनेसेस इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप आर्मी के जनरल्स को भी हर्ट करते हैं जी। तो मुझे लग रहा है कि वॉर को छोड़ के जितने भी पॉसिबल वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हम उस पर टारगेट करते रहना चाहिए जी। खुल के किसी ने बात नहीं करी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमें एक फ्रंट खोल देना चाहिए बलूचिस्तान में। क्यों नहीं हम खोल देते? बिल्कुल, ये भी एक किस्म से हम पाकिस्तान जी, अगर पाकिस्तान हमारे साथ कर सकता है तो हम क्यों ना करें। उसकी कुछ एनर्जी उधर डाइवर्ट होंगी, उसकी रिसोर्सेज वहां डाइवर्ट होंगी, तो उसका ये एक बहुत बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है जी। शिवशंकर जी, इसमें लेकिन एक और ऑप्शन है जिस पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करना। आज अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दें और उस नदी के पानी को अपने तरफ मोड़ लें, तो शायद पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में पानी को हम पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसके बारे में विचार करना भी शायद हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स को पसंद नहीं आता। कई बार धमकी दी जाती है लेकिन चर्चा नहीं होती। ऐसा क्यों है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम चर्चा करना भी नहीं पसंद करते? इंटरनेशनल ट्रीटी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है जी। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दुनिया में कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट दो देशों के बीच में इतना जेनरस नहीं है जितना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी 85.2% ऑफ द इंडस वाटर्स पाकिस्तान को जाता है, 19.8% इज रिजर्व फॉर इंडिया। बात
बाय द वे ये नहीं है कि इंडस वाटर्स को हम मोड़ के अपनी तरफ कर लें, ये नहीं हो सकता। ये जो डिबेट है बिल्कुल गलत आधार पे किया गया है। ये एक नलका नहीं है जिसको हम बंद कर दें जी। एक वाटर सिस्टम है जो बहुत ही एक बड़ा वाटर सिस्टम है, और उसके ऊपर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम शामिल हैं, और हम अपर राइपेरियन हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन चीन हमारे लिए भी अपर राइपेरियन है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है। उस कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी कैन सस्पेंड द ट्रीटी। उसके बाद अगर पाकिस्तान बोले कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, हमें तो आर्बिट्रेशन करना है, आप सस्पेंशन नहीं कर सकते, तो हमें कहना चलिए आर्बिट्रेशन पे करिए। जब तक आर्बिट्रेशन नहीं होगा तब तक हम सालों लगे, तब तक हम सस्पेंड करके रहेंगे। इससे आप पानी नहीं रोक रहे हैं और ना आपको रोकना चाहिए जी। और ये नलका नहीं है, लेकिन एक बहुत पावरफुल सिग्नल जाएगा जो उनके रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट पर जाएगा, व्हिच इज द पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट। कर्नल त्यागी, आपसे मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं हमारी इस बहस का। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे भीतर बैठे लोग हैं उन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या एक फौजी के तौर पर आप आश्वस्त हैं कि हमारे राजनीतिक आका ऐसी कार्रवाई वाकई में होने देंगे हिंदुस्तान में? अगर नहीं होने देते तो सिपाही करवाएंगे। मैंने बताया ना कि सिपाही अपने मोबाइल में देख रहा है, ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन मैं बात अभी जरा ये जो जनरल साहब ने कही है, ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब हमारे पास वार ऑप्शन है, हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन लिया, क्या गारंटी है कि वो ऑप्शन एस्केलेट नहीं होगा? अगर एस्केलेट होगा तो क्या गारंटी है कि वार नहीं होगा? और अगर वार होगा तो क्या गारंटी है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं होगी? मैं कहता हूँ इनमें से सारी चीजें हो जाएं, होने के बाद भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या चाइना ने टाइनामन स्क्वायर में एक्शन लेने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा था? रशिया ने चेचनिया में पूछा था? हमने बांग्लादेश बनाने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा था? इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछना, डिप्लोमेसी करना, ये सब चीजें हैं, लेकिन जब एक्शन लेना होता है तो अगर इनसे पूछते रह जाएंगे तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन लेना, और मान लीजिए अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो भी गई, अगर पाकिस्तान का 1-2 किलो न्यूटन का बम पड़ गया तो हमारे पंजाब शहर का एक, मान लीजिए फिरोजपुर चला गया। लेकिन अगर हम रिटेलिएट करके रावलपिंडी या लाहौर पे डालते हैं तो पाकिस्तान खत्म हो गया। ये बात उनको भी समझ में आती होगी। तो लिहाजा न्यूक्लियर स्ट्राइक बिल्कुल किसी कीमत पे कोई खतरा नहीं है। दे नो इट, द एंटायर पाकिस्तान विल गो। So hence, action should be taken immediately now. It is the time, space, time and individual. जिसे देश काल पात्र कहते हैं, उसमें आज की तारीख में देश और पात्र से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। बख्शी साहब, आपके आखिरी कमेंट्स प्लीज। बख्शी साहब, देखिए साहब, हमारे देश में एस्केपिज्म की बड़ी आदत है। हम एस्केप क्लॉज ढूंढते हैं जब हमें कोई हार्ड डिसीजन लेनी हो। डरिए मत, ये एस्केलेशन से जो हमारा ठंडा पसीना निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा कर्नल त्यागी ने, मैं उनसे सहमत हूं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के कोर कमांडर आलीशान बंगलों में रहते हैं, सोने से लदी है उनकी बीवियां और इम्पाला और मर्सिडीज कार में चलते हैं। ऐसे लोग न्यूक्लियर बटन दबा के अपनी शानो शौकत को तबाह नहीं करना चाहते। आप समझे, 3 महीने चली थी कारगिल का युद्ध, कितने एटम बम गिरे थे दिल्ली के ऊपर। ये बकवास, ये गीदड़ भभकी अब पाकिस्तान अपने पास रखे। अगर युद्ध हो जाता है तो सर हो जाने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को इतना अच्छा मौका नहीं है इसकी इकोनॉमी का सत्यानाश करने के लिए। प्लीज गो राइट अहेड। यू वांट अ फुल स्केल वॉर, वी विल गिव यू वन, एंड वी आर विद जनरल बख्शी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज देश चाहता है कि सरकार जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को खत्म करें, उन शहीदों को हम याद करना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर नमन करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो शहादत उन्होंने दी है, वाकई में देश इस शहादत को न कभी भूलेगा और न कभी किसी को भूलने देगा।
आज न्यूज नेशन अपनी श्रद्धांजलि में एक बार फिर दिनकर की उन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात सामने रखता है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।